हेलो एंड वेलकम, नमस्कार। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान हैं मिस्टर प्रतीक पंत, चीफ बिजनेस ऑफिसर व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के। प्रतीक को 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। आइए जानते हैं उनसे ही कैसे उनका सफर रहा और अब उनके आगे क्या प्लान्स है। वेलकम प्रतीक टू द शो। Thanks, Gitu. Thanks for having me here. आवर प्लेजर सर। प्रतीक, अगर हम इस 2022 की बात करें तो आधा साल बीत चुका है और काफी डिफिकल्टी में बीता है और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो रेस्ट ऑफ द 6 मंथ्स है वो भी डिफिकल्टी में ही बीतने वाले हैं। you have Ukraine crisis, you have GDP contraction for the European nations, then you have US में तो पहले ब्याज दर बढ़ने की बात थी, अब रिसेशन की भी बातें निकल के आ रही है। So what is that you're making out for the markets? आपको क्या लगता है कि मार्केट्स ने सब कुछ जो नेगेटिव न्यूज है वो डाइजेस्ट कर चुके हैं या फिर रिसेशन को डाइजेस्ट करना अभी भी बाकी है? हाँ गीतू, ये थोड़ा सा कठिनाई जरूर हुई है पिछले 6 महीनों में इस मार्केट एंड मेरे हिसाब से जो आपने जो इवेंट्स बोले हैं वो अभी इस महीने नहीं शुरू हुए, ये शुरू से ही आप देखे आ रहे हैं। सो आई थिंक इट स्टार्टेड विद जियोपॉलिटिकल इशू। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उससे पहले ही शुरू हो गया था, क्योंकि व्हाइल पैंडेमिक इज बिहाइंड अस, बट जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए थे दे हैव डेफिनेटली लेड टू प्राइस इंक्रीजेस। तो जो आउटकम, जैसे अगर आपको पता होगा साल के बिगनिंग में चाइना हैड गॉन इनटू अ लॉकडाउन व्हिच अगेन क्रिएटेड सेकंड राउंड ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स जो बड़ा धक्का पड़ा था व्हिच वाज from a humanitarian crisis, तो of course जो हुआ है in the war, but that has also created a big supply chain issue, whether it was food commodities या energy prices को लेकर, and over a period of time some of these things थोड़ा टाइम लगता है इनको स्टेबलाइज होने में। अगर हम देखें 2 साल पहले, राइट, मार्च 2020 में, उस समय सब जगह निराश, काफी निराश लोग थे कि क्या होने वाला है, राइट। दुनिया हैज ये क्राइसिस कभी दुनिया ने देखी नहीं थी इस नई पीढ़ी में कि ऐसी टाइप की पैंडेमिक हो रही है एंड सडनली द वर्ल्ड कम्स टू अ हॉल्ट। बट आई गेस ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ, देयर वर होप्स, पहले एनिमल टेस्टिंग हुई, फिर एक्चुअल, अगर आपको याद होगा गीतू, पहले लोग कहते थे 10-10 साल लग जाते हैं वैक्सीन बनने में, राइट। बट जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन ये सब लेके द वर्ल्ड गॉट टुगेदर और वी केम अप विद अ सॉल्यूशन प्रीटी फास्ट। मेरे हिसाब से इस बार भी अगर आप देखें तो तीन अलग कारण है। एक जो है जो आपने बताया, देयर इज एन इन्फ्लेशन इशू, बट इन्फ्लेशन इज एन आउटपुट ऑफ 2 फैक्टर्स। एक तो जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रहे हैं इस समय, राइट, और उसका भी अब सोल्यूशन दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि ओपेक अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, सऊदी स्टेप इन, और उसके बाद थोड़े से प्राइसेस गिरे भी थे, right? Similarly, on food issues also, you will find some solutions coming out of there. The second part of it is, of course, demand जो suddenly जो pent up demand थी, that has gone up quite significantly, और वो भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको स्टेबलाइज होने में। तो मेरे हिसाब से ये जो अगली 6 महीने की भविष्यवाणी करनी on inflation is too premature right now. But I would think that yes, last 6 महीनों में the world is coming to some sort of अंडरस्टैंडिंग की हो क्या रहा है, एंड देयर आर सम सॉल्यूशंस व्हिच आर गेटिंग वर्कड आउट, जैसे पिछली बार भी हुआ है ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल। यस, दैट इज अ नेचुरल आउटकम, और इसका भी मेरा कहना यही है कि देखिए पिछली बार कोऑर्डिनेटेड एक्शन आया था सारे सेंट्रल बैंक्स का ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू इंक्रीज मनी सप्लाई, जब उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा था। इस समय भी आप देखेंगे गीतू, देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन बाय सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड to tackle the inflation issue which is there, right, which is where they're tightening up ho raha hai, interest rates are being increased, and to that way some sort of these coordinated actions could actually result in us coming up with a better solution in much shorter periods of time. So that is one part of the issue, but ye sab cheeze jo hai na Geetu, not necessarily are very relevant, I would say, from an India perspective. और मैं क्यों ये कहूंगा कि आप इंडिया में अगर आप देखिए 5% 6% इन्फ्लेशन कोई नई चीज नहीं है। इंडिया हैज बीन यूज्ड टू लिविंग, राइट। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स एक्चुअली जब बढ़ते हैं ना तो दैट शोज प्रॉस्पेरिटी और इकोनॉमी इज डूइंग वेल। ये साल भी जीडीपी कंट्रैक्शन इंडिया की कोई बात नहीं कर रहा है इस समय, 7-7.5% जीडीपी ग्रोथ की बात इंडिया में हो रही है इस साल भी, राइट। और अगर आप देखेंगे a lot of the inflation related issues are more because of गाड़ियों में 1-1 साल की वेटिंग हो चुकी है,
आप होटल बुकिंग करें तो देखिए क्या कीमत पड़नी पड़े, एयरलाइंस का वही हो रहा है। तो इस समय एक्चुअली सप्लाई रिलेटेड इश्यूज ज्यादा हैं इंडिया में, कि हम सप्लाई इज नॉट एबल टू कीप पेस विद डिमांड। एंड सो आई मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो इंडिया में दिखाई दे रहे हैं इज ऑल इम्पोर्टेड, दे आर नॉट रियली लिंक टू, आई मीन हम अपनी खुद की जो पोर्टफोलियो कंपनीज देख रहे हैं इस समय 15 से 20% की अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई दे रही है उन पोर्टफोलियो कंपनीज में। मतलब 2007 के बाद 15 साल के बाद ऐसी टाइप की ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, राइट? तो आई थिंक कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर लुकिंग गुड। इन्फ्लेशन इज अ चैलेंज बट इट इज नॉट अ न्यू इशू एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। और हमारे हिसाब से इतना ज्यादा इश्यूज पे it will not really have directly on on earnings, on tapering of earnings in India. And finally हमने ये पहले भी देखा है कि जो इकोनॉमी में होता है उसका ये नहीं है कि मार्केट उसी तरह से चलती है, मार्केट ऑटोमेटिकली बहुत सारी ये इवेंट्स पहले ही देख लेती है, राइट? तो आपको जस्ट बिकॉज सम ऑफ दीज हेडविंड्स दिखाई दे रही है इस समय, जैसे कुछ सॉल्यूशंस दिखाई देंगी मार्केट ऑलरेडी विल मूव अहेड ऑफ टाइम। एक इशू जरूर रहेगा यहाँ पे, वो है जो एफआईआई सेलिंग दिख रही है। आई डोंट थिंक उसका अभी कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इन साइट है, अनलेस ऑफ कोर्स जो डीआईआई ने सपोर्ट किया हुआ है और वही चीज और तेजी से रही, तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ काउंटर बैलेंस। इट इज लाइक द वे, अगर आप देखें सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हैव काउंटर बैलेंस द इंपोर्ट बिल्स ऑन ऑयल, उसी तरह से अगर आपको थोड़ा सा ये एफआईआई सेलिंग दिखेगी तो अगर अपना डीआईआई inflows continue to be strong, there will be some amount of counterbalancing factor. So हमें इतनी निराशा नहीं है जितनी बहुत लोग जो बात करते हैं। हमें मेरे हिसाब से काफी ग्रीन शूट्स हैं यहाँ पर, और थोड़ा ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पीई देखें, राइट, और काफी लोग भी देखते हैं, अगर आपके प्राइस करेक्शन इतना हुआ है मार्केट में 15-20% इंडेक्स में, अच्छी कंपनीज तो 30-40% का करेक्शन देखा है हमने, राइट? और एट द सेम टाइम अगर अर्निंग्स अच्छी दिखाई दे रही है इस समय, तो यू आर एंटरिंग अ जोन वेयर यू विल हैव वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूज इस समय। प्रतीक, आप बड़े क्लोजली काम करते हैं एचएनआईज और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के साथ, उनसे आप क्या सुन रहे हैं? वो ऐसा क्यों है कि पिछले 8 महीने में क्या बदल गया इंडिया में? या we know because interest rate differentials is playing a key role, but उनसे आपका फीडबैक क्या मिल रहा है? क्या समझते हैं वो इंडिया के बारे में? नहीं, आपने सही कहा गीतू, हमने बल्कि पिछले अगर आप देखें हमने करीब 25,000 करोड़ रुपए इंडिया के लिए रेज किए हैं टू इन्वेस्ट इनटू इंडिया पिछले 4-5 साल में व्हाइट ओक ने, राइट? वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो। तो हमारी तो आए दिन बात होते रहती है अपने इन्वेस्टर्स से, और मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि मेरे पास 1 रुपए की बिकवाली नहीं आई है किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, राइट? जो मेनली जो हमें जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ना इस समय, अगर आप देखें, दिस इज मोर इमर्जिंग मार्केट सेल ऑफ जो हो रहा है गीतू, राइट? इमर्जिंग मार्केट में द 2 बिग इकोनॉमीज वर चाइना एंड रशिया, राइट? दोनों जगह अपनी डोमेस्टिक इश्यूज हैं, राइट? व्हाइल ठीक है, कमोडिटी प्लेयर्स लाइक ब्राजील एंड ऑल हैव डन वेल, या इंडोनेशिया हैज डन बेटर, बट अगर आप देखें जो लार्जर कंट्रीज में अपनी प्रॉब्लम हुई है, और उस तरह से देयर इज अ ETF बास्केट सेलिंग जो हो रही है इस समय। बल्कि हमने ये आंकड़ा लगाया भी था कि तो करीब 80% जो आउटफ्लोज हैं इस समय, they are all linked to index, right? Whether it is developed market indices या it is emerging market indices, जो ETF सेल हो रहे हैं वो हो रहा है, and only about 15-20% is actually जो आपके कंट्री स्पेसिफिक फंड्स हैं वहां से सेलिंग हुई है। और उनका अगर आप देखिए, अगर यूएस में अगर अगला ट्रेंड ये है कि अगले 3 से 6 महीने में 4% होने वाला है। हम ये नहीं कह रहे कि होगा, बट आई मीन कुछ कमेंट्रीज कह रही हैं कि योर रेट्स कुड मूव अप टू अबाउट, तो अगर किसी ओवरसीज पेंशन इन्वेस्टर को या एंडाउमेंट इन्वेस्टर को रिस्क फ्री 4% मिल रहा है, तो फिर वो क्यों इमर्जिंग मार्केट का रिस्क लेगा जहां उसको डेप्रिसिएशन होता है और अनसर्टेनिटीज हैं इस समय रिलेटेड टू दिस। तो इसलिए मैं आपको यही कह रहा था कुछ टाइम पहले कि बाकी सब चीजें फिर भी हो जाएंगी, इसमें शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, वो दे डू अ लॉट ऑफ index level passive investing, that is a very big part of the market इस समय। और most of the बिकवाली जो है इस समय गीतू, वो उन्हीं की आई है जो they are exiting emerging market as a block, और India is a part of that emerging market। तो इसलिए आपको यहाँ भी वो सेल दिखाई देता है। Similarly, many of them are doing reallocation from equity to debt, तो उस चक्कर में even developed market या global indices से sell off हो रहा है इस समय। So वो सब क्लब करके, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देखें, and हम लोग we represent many of those investors,
हमें कहीं पे कोई इश्यूज ना, कोई बिकवाली कहीं से भी आई हुई है इस समय. So that much I can confirm and assure you. And इसमें टाइम लगेगा आगे तो before the cycle turns and राइट. the data on the bond side changes. जब भी बाजार में गिरावट होती है प्रतीक, तो लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करने की और अच्छे स्टॉक्स एक्यूमुलेट करने की, लेकिन फिर दिमाग में ये बात आती है, नहीं अभी तो यू हैव यूक्रेन अनसर्टेनिटी गोइंग ऑन, पावेल इज सेइंग दैट रिसेशन इज हियर, तो पीछे हो जाते हैं एकदम. तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे एक इन्वेस्टर को इस वोलेटाइल मार्केट में एक ऐसा अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए जो उसको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करे? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और मैं मतलब पिछले 3 दिन में कुछ इन्वेस्टर्स को मैंने एड्रेस किया था. आई वाज इन वाराणसी एंड प्रयागराज. कुछ इन्वेस्टर्स को एड्रेस करा था लास्ट 2-3 दिन में, और सब जगह यही क्वेश्चंस आते थे लोगों के कि इस समय क्या करना चाहिए. अगर आप देखें, अगेन मेरा मानना ये होता है, हमेशा अगर फ्यूचर देखना होता है ना, अपनी फाइनेंशियल मार्केट्स में हिस्ट्री को हमेशा स्टडी करना चाहिए. अगर आप देखेंगे, इफ इट्स ओनली इन क्राइसिस यहाँ आपको सबसे अच्छी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है. मैं बहुत लोगों को कहता हूँ, भैया इंडिया पे कॉन्फिडेंस रखो. इंडिया इज नॉट लाइक सम ऑफ आवर नेबर्स which have become basket cases या who are facing challenges because of their own domestic issues. I think इंडिया की जो इस समय आउटलुक है, whether it is some amount of revival of capex या जो earnings आउटलुक है, या इन जनरल जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है कंपनीज के इस समय, दैट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हमारा जो अगले 3 से 5 साल की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी काफी इंटैक्ट है. एंड इफ यू आर गेटिंग वही चीज अगर आपको 30-40% डिस्काउंट में मिल रही है, आप पहले तो सब कुछ बेच के खरीदना चाह रहे थे 6 महीने पहले, और आज की तारीख में अपना हाथ पीछे कर रहे हैं. सो आई थिंक अगर आपका, देखिए इक्विटी में हमेशा यू हैव टू हैव अ 3 to 5 ईयर, क्योंकि वोलेटिलिटी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू राइड वोलेटिलिटी यहाँ पे. और वोलेटाइल टाइम्स में ही आपके अब नॉर्मल रिटर्न्स आते हैं. अगर इस टाइप की मार्केट से इफ यू कांट गेट गुड डबल डिजिट रिटर्न्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल डिफाई हिस्ट्री, राइट. हमने देखा है कि ऐसी टाइप की मार्केट्स में वो आता है. तो हमारा जो हम जो बात कर रहे हैं लोगों से कि ठीक है, मे बी आप यू मे नॉट पुट एवरीथिंग टुगेदर, बट अगले 3 से 6 महीने में यू कुड स्टैगर आउट योर इन्वेस्टमेंट्स good quality large cap या flexi cap type के funds में, without again trying to play thematic, because again क्या हुआ था पिछले साल, because IT सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था, तो सब लोगों ने जाके ओवरवेट पोजीशंस IT सेक्टर के थीमेटिक फंड्स में डालने लग गए. तो उसमें ज्यादा रिस्क रहता है. तो आज के तारीख में मानता हूं कि IT सेक्टर में काफी अनवांटेड करेक्शन हुआ है, बट अगेन डोंट बी थीमेटिक, टेक अ व्यू, लार्जर व्यू ऑफ द मार्केट, और invest across market caps in good quality companies. इन टाइप के मार्केट से ही सुपीरियर रिटर्न्स आती हैं. प्रतीक, व्हाइट ओक की अगर हम बात करें तो इट्स क्वाइट फोकस्ड ऑन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट? तो आर यू बिजी रीस्ट्रक्चरिंग योर पोर्टफोलियोज राइट नाउ? जैसे कि आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में अभी भी अर्निंग्स 15 to 20% क्वाइट विजिबल लग रही हैं. तो क्या आपने जो पोर्टफोलियो 6 महीने पहले या साल भर पहले बनाया था, आप उसी पे अभी सीमित है, या फिर आप उसको रीस्ट्रक्चर करते रहते हैं साथ साथ? देखिए कि तो पोर्टफोलियोज में जो हमने जरूर हमारी जो फिलॉसफी है वो बाइंग ग्रेट बिजनेसेस एट अट्रैक्टिव वैल्यूज. अब इसमें जरूर होता है कि वैल्यू पैराडाइम चेंज हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मार्केट, बट जो ग्रेट बिजनेस का डेफिनेशन 6 महीने भी वही था, आज भी वही है, चेंज नहीं होता. जो कंपनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल दे रही हैं, या जिनके स्केलेबल लॉन्ग टर्म बिजनेसेस हैं, या जिनका गवर्नेंस एग्जीक्यूशन बहुत सॉलिड है, उनको हम डिफाइन करते हैं कि वो ग्रेट बिजनेसेस हैं, राइट. ये जरूर होता है कि कुछ सेक्टर्स में बिकॉज वैल्यू इरोजन इतना हुआ है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छे मिल जाती हैं, या जैसे कुछ अलग टाइप के आईपीओस पहले आ रहे थे एट अलग अलग टाइप की प्राइसेस में, उन टाइप की कंपनीज में आप you tend to move out of those type of company portfolios when there is volatile markets. So I would say 90-95% of the portfolio वही है हमारा, उसमें ज्यादा कुछ changes हुए नहीं है, बट ठीक है 5-10% में वैल्यू के हिसाब से कुछ कुछ बदलाव जरूर होते हैं from time to time. Okay. White Oak again is keen in building a very strong, diversified, retail-focused mutual fund business. How are your plans going? कैसे plan कर रहे हैं आप? थोड़ा बहुत रुक के आप अपने products launch करेंगे, और कैसे products launch करेंगे, या फिर आप तैयारी में लगे हुए हैं?
तैयारी जोर शोर से चल रही है इस समय गीतू। हमारे ऑलरेडी पिछले 6 महीने में हमने ये अपॉर्चुनिटी ली है और हमारे करीब 50 ब्रांचेस खुल चुकी हैं अक्रॉस द कंट्री। तो मैं आपको जैसे बता रहा था, अगर आप राइट फ्रॉम गोरखपुर, इलाहाबाद, या अगर आप वाराणसी से देख के त्रिवेंद्रम, कोचिन, गुवाहाटी, सब जगह वाइटोक अपनी ब्रांचेस खोल रहा है इन एंटिसिपेशन ऑफ द लॉन्च ऑफ अ फर्स्ट म्यूचुअल फंड। वेट कर रहे हैं सेबी का एक फाइनल एनएफओ लॉन्च करने का अप्रूवल आ जाए तो आपको जुलाई में ही हमारा पहला प्रोडक्ट मिल जाएगा। वी विल बी रेडी टू लॉन्च दैट। तो हम प्लान यही है कि हम हमारा जो फ्लैगशिप हमारी स्ट्रैटेजीज हमने की है पिछले 5 साल से अपने पीएमएस प्लेटफॉर्म में, वही हम अपने म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म में करेंगे। सो जो वाइटोक कैपिटल का, जो वाइटोक एएमसी का जो फर्स्ट फंड फ्लेक्सी कैप फंड होगा, खुशी की बात यह है कि हमें सेबी से ऑलरेडी 4 और फंड्स का अप्रूवल आ चुका है, जिसमें एक लार्ज कैप फंड होगा, एक मिड कैप फंड होगा, लार्ज एंड मिड कैप और ईएलएसएस। तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स, जो भाई बंधु होते हैं, उनको जिस टाइप का जो मेन एक्सपोजर चाहिए होता है, वी विल बी अक्रॉस ऑल दिस थिंग। और अगले 6 महीने में ही प्लान है जीतू कि सारे के सारे फंड्स लॉन्च हो जाए। द आइडिया इज कि अगर आपको एक रिटेल फ्रेंचाइज बनाना है तो एक लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो उसकी देरी क्यों फिर? जितनी जल्दी मौका मिले, वी वुड वांट टू हैव अ फंड्स जिनका ट्रैक रिकॉर्ड भी कर सके। एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट होगा एज सून एज ऑफ कोर्स अगेन वो विंडो खुलेगी, व्हिच इज इमर्जिंग मार्केट फंड। तो जैसे आप देखेंगे खेमका जी अपने लास्ट असाइनमेंट में गोल्डमैन सैक्स के इमर्जिंग मार्केट के सीआईओ हुआ करते थे। तो हमने इस हफ्ते, बल्कि हम अपने ओवरसीज मार्केट में वो इमर्जिंग मार्केट फंड लॉन्च कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट पहली ये डोमेस्टिक एएमसी जिनका अपना खुद का एक इमर्जिंग मार्केट टीम सेटअप की हुई है हमने सिंगापुर में, और वही उसी का फीडर हम इंडिया में लॉन्च करेंगे जब फाइनली अप्रूवल आएगा फॉर इंटरनेशनल फंड्स के लिए। तो वो भी एक हम प्लान है। तो ये कुछ 5-6 प्रोडक्ट्स हैं गीतू जो हम अगले होपफुली 6 महीने में आपको दिखेंगे हमारी तरफ से। And we wish you all the best for that. अगर हम वैल्यू स्टॉक्स की बात करें तो जब भी आप पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, चाहे वो अपने लिए बिल्ड कर रहे हो या चाहे अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हो, तो वैल्यू स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते हैं और इन शार्प फॉल्स में अभी आपको वैल्यू कहाँ दिख रहा है? किस सेक्टर में आपको लगता है कि वैल्यू है, हमको एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए, और कौन से सेक्टर्स है जहां पे आप दूर रहेंगे? देखिए, हमारा ट्रेडिशनली हमारा जो पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड होता है, उसमें सिक्लिकल्स और काउंटर सिक्लिकल्स दोनों होते हैं। टिपिकली अगर इस समय देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू डिस्ट्रक्शन जो हुआ है वो आईटी सेक्टर में हुआ है, राइट? पिछले अगर 6 महीने में देखें, और हमारे हिसाब से प्रोबेबली आईटी सेक्टर हैज सम ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंपनीज अक्रॉस मार्केट कैप्स। तो आपको बड़ी कंपनीज भी मिल जाती हैं, स्मॉल एंड मिड कैप्स भी कंपनी मिल जाती हैं, एंड they are in very niche areas जहाँ पे earnings outlook काफी positive है, right? They are in areas like automation, cloud, SaaS companies which have done very well इसमें. So there are some good quality companies available at very good prices within IT sector, and that is one area where we have been overweight and we continue to be overweight. मेरे ख्याल से दूसरा प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स में भी काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है. some of the leading banks, अगर आप देखें इस समय एसेट क्वालिटीज ऑफ बैंक्स are probably at 5-year best, right? In terms of this, और उस तरह से उनका जो price destruction हुआ है, that actually offers us an opportunity to increase our allocation to private sector financials. और तीसरा जो एरिया है वो हेल्थ केयर का है. वहाँ भी काफी हमने recently price destruction देखा हुआ है, and we find good value in health sector and followed by consumer. So ये 3-4 एरियाज है, वहाँ पे हम जरूर काफी पॉजिटिव हैं. आई थिंक जिन एरियाज में हमने नॉर्मली एक्सपोजर नहीं लिया और अभी भी नहीं करते हैं, वो मेनली जो पब्लिक सेक्टर, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, यूटिलिटी, एनर्जी कंपनीज या इवन मेटल्स, इन एरियाज में हमने एक्सपोजर पास्ट में भी नहीं लिया और अभी इस समय भी हमें ज्यादा वहां पे अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखाई देती हैं. अगर हम बात करें अभी करंट सर्कमस्टेंसेस में और आने वाले समय में, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स है जिन पे आपकी नजर रहेगी, जिन पे आपको लगता है कि दैट they'll be driving the markets from here? Is it बढ़ते हुए ब्याज दर पे आप नजर रखेंगे, आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स पे नजर रखेंगे जो अभी it's moving higher, या फिर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है, कहीं ना कहीं इस पे नजर रखनी बहुत जरूरी होगी, because that is going to ease the supply constraints that we are all facing globally.
गीतू मेरा आंसर नन ऑफ द अबव है। क्योंकि अब मैं बताऊंगा इसके, एक्चुअली ये थोड़ा फिलोसॉफिकल डिबेट है इस पे। हम लोग जो हमारे जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, हम लोग मैक्रोस पे ध्यान देते नहीं है ज्यादा। जरूर मैक्रोस ऐसा नहीं है कि उसको एकदम नजरअंदाज करते हैं, बट नॉर्मली उस पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, क्योंकि एज लॉन्ग एज अगर आप अच्छी कंपनीज ले रहे हैं, which have solid future cash flow and earnings potential, ये जो macros is a very difficult thing to you have to control the controllable. ये जो uncontrollable से आप you can't keep making portfolio decisions, right? तो trading और investing में यही फर्क है गीतू, कि जो traders mindset से आते हैं वो जरूर उनके लिए बहुत important होता है ये देखना, बट जो इन्वेस्टर माइंडसेट से आते हैं ना, उनको थोड़ा लॉन्गर टर्म व्यू देखना पड़ता है। और उसके लिए अगर बीच में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी आ जाए, यू ट्रीट वॉलेटिलिटी एज अ फ्रेंड एंड यूज दैट एज एन एंट्री अपॉर्चुनिटी रादर देन टाइमिंग अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए ऑल्दो ये जो आपने जो सब कहा है वो मैंने कहा है आपको कि मेरे हिसाब से ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, एंड आई थिंक इन मेनी ऑफ दीज केसेस वी आर ऑलरेडी बिहाइंड, मतलब द वर्स्ट इज बिहाइंड अस इज व्हाट वन वुड से। But again, it is in the realms of speculation ki kya finally, what will govern the future this thing of the market, direction of the market. 3 things, Prateek, that you believe is going to make India shine in times to come. Okay. So number 1, I think is, there is a China plus one factor which is playing out India में अब काफी, मतलब, एंड ये ये हमारी ख्याली पुलाव नहीं है। काफी पहले हम कहते थे कि इंडियंस आर वेरी प्रोन टू नोइंग एवरीथिंग, मतलब इंडिया को ही देख के वो करते हैं। बट अब हम जैसे काफी लोगों से बात कर रहे हैं वहाँ, अगर हमारा थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थोड़े वो हुए, एंड एक्चुअली PLI इज ऑफरिंग अस दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। मेरे हिसाब से दैट होल China plus one factor is definitely going to bring in a lot, in combination with जो हमारी PLI policy है, वो जरूर investments के लिए एक नया दौर खोल सकती है in building up proper capex, and FDI investments into India. So I think that is one angle which I would say is very important. Second is again, it is, you can keep repeating it, but जो हमारा demographic dividend है, right, and nobody can take that away, right? And आज के तारीख में it becomes very difficult to avoid India because of this whole forget 1.5 billion, but even a much lesser 40-50 crore type of a population which is high consuming, and that and a young population which is there. And third, I think हम लोग now we've started ascertaining very clearly हमारा competitive advantage, right? So whether it is things like IT exports, right, whether it is some of the other initiatives which have happened on the digital side, you're seeing even consumer side pay, so there are areas which are clearly now becoming harbingers of growth India mein. So and then we are playing to those competitive advantages in a way. The PLI scheme is also meant to encourage कि हम अपनी कहाँ पे competitive advantages build कर रहे हैं. So I guess these would be factors which हमने एक बहुत interesting note create किया था गीतू right at the beginning of the year, where we talked about India premium and why people are ready to pay for India. और ये लोग समझते थे नहीं थे कि मतलब हमेशा इंडिया महंगी क्यों है चाइना के कंपेयर में या ब्राजील के कंपेयर में. हमारी जो इकोनॉमी है ना, it is very well diversified, right? We don't have one sector which typically dominates, and the markets का जो legal framework है, democratic institution है, many of these things, so all this whole social infrastructure is very very solid in India. So I think at times we underestimate the importance of that, and these are things which will stand out for India when things stabilize around the world. Rightly said. एक लास्ट सवाल, आप नए जो निवेशक है बाजार में आ रहे हैं पिछले 2 साल में देखा, the rush into the stock markets, they are trying to wanted to make quick bucks, but जो इस बार का क्रैश देखा है उसके बाद बहुत सारों ने हाथ पीछे कर दिए कि अब नहीं होगा. And now many of the people keep calling and say that अब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, आप स्टॉक से हाथ देख लिया स्टॉक को.
तो आप ऐसे लोगों को क्या राय देंगे? व्हाट इज योर एडवाइस टू द न्यू इन्वेस्टर्स हु आर एंटरिंग द मार्केट्स? देखिए वही होता है हमेशा, यंग पीपल कुछ रेस्टलेस हो सकते हैं कि हमें पैसे ओवरनाइट बनाना है. मेकिंग मनी इज इट्स अ डिसिप्लिन होता है. और हमें बहुत बार बोला है कि कंपाउंडिंग इज द एथ पावर ऑफ द वर्ल्ड, राइट, एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. कि ये सब चीजों में आपको धैर्य रखना पड़ता है. यू हैव टू हैव अ डिसिप्लिन. इसलिए मैंने वही कहा कि मैं शुरू में कह रहा था इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में बहुत फर्क है, राइट. एंड जब आप नए नए इन्वेस्टर हैं, इफ यू कैन लास्ट दैट जर्नी, जो कंपाउंडिंग में 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 जो होता है, वो 1 की 8 की जर्नी बहुत जल्दी हो जाती है, राइट. और इट इज वेरी सिंपल एज लॉन्ग एज यू कीप थिंग्स सिंपल. तो बहुत लोगों ने बहुत चीजें पूछी है, राइट फ्रॉम क्रिप्टोज टू द मोस्ट स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल कैप्स टू सेक्टोरल टू, मतलब अपना रिस्क रिटर्न एपिटाइट जो होता है वो फाइनली लोगों ने डिफाइन किया होता है कि कैसे होता है. तो एंड आई थिंक इफ यू कैन जस्ट बी इन इक्विटी एज एन एसेट क्लास, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी, वो दैट विल टेक यू इनटू दैट जर्नी. बिकॉज most of the mutual fund managers have done extremely well over longer period of cycles, right. Problem ये होता है कि लोग equity में होते नहीं है, and that is where they keep coming in and out to try and time that. Right. So I would say that the same thing कि even अगर आपने अपने you burned your fingers, don't lose faith in equity. As long as India is doing well, equity as an asset class India में हमेशा अच्छा करेगा, right. And that is the discipline. अगर पिछली 30-40 साल की आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, अगले 30-40 साल भी वही आपको सुनहरे दिन दिखाई देंगे. चलिए, now it's time for the rapid fire questions. Prateek, where do you see yourself in coming 5 years? Okay, I continue to see myself here, spending time with investors, talking about markets. I'm a very passionate markets person. So मुझे, and I think India is growing. So I see myself as a part of the journey in India. What are your hobbies? How do you spend your free time? So I love sports, anything outdoors. Golf is my passion. Uske alawa, recently I'd gone on a diving trip with my daughter. So I love spending time with her and doing many outdoor things. Oh, that's great. आप ये बताइए कि अगर आपकी लॉटरी लग जाती है, खूब सारा पैसा मिल जाता है, तो कहाँ आप उसको इक्विटी मार्केट में डालेंगे, या फिर प्रॉपर्टी में डालेंगे, या फिर गोल्ड में, या फिर क्रिप्टोस में, या फिर बैंक अकाउंट में रखेंगे? 100% equity, Gitu. I believe equity is an asset class which gives you return over long period of time. हाँ, अगर equity के अलावा कुछ देखना है तो REITs as an instrument is very interesting for getting consistent cash flows on an ongoing basis. तो maybe REITs और equity के बीच में allocation कर दूंगा. What song would you say best sums you up? Okay. I think movie जो थी ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. Right. So that is more the summation, I think. Yes, make best out of it, right? बिल्कुल. प्रतीक, व्हाइट ओक ने 5 साल अपने कंप्लीट किए हैं इस बिजनेस में. आपको कैसा लग रहा है, और आपके आगे के प्लान्स क्या है इसको और बेहतर बनाने के? So Geetu, thanks. It's been a very very exciting journey. एक विजन था खेमका जी का 2017 में when he set this up. I think going from 0 to 40,000 crores of assets in such a short period is no small achievement for an entrepreneur who had this vision कि how can I create this entire asset management company. आज की तारीख में मैं पिछले साल मैंने ज्वाइन किया था मई में, तब शायद मैं एम्प्लॉय नंबर 70 था, और आज की तारीख में हम 300 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, और अगले एक साल में 200-250 और लोग आएंगे as we build out the whole mutual fund business. So पिछले 5 साल was really setting up our base foundation. अगले 5 साल में आपको you will see us emerge as definitely among the top asset management companies in India. We wish you all the best for that. Thank you, Prateek, for your time. It was a pleasure speaking with you today. Thank you so much.